नमस्कार, मैं अंकित आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं यूसीएन विशेष में। और जैसे कि यूसीएन विशेष में हमेशा हम आपके लिए बहुत ही विशेष और सटीक जानकारी लेकर आते हैं, जिसमें हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ते हैं और वो आपके साथ वो जानकारी, उनका तजुर्बा साझा करते हैं। और आज यूसीएन के स्टूडियो में हमारे एक ऐसे ही इंस्पिरेशन मौजूद है, जो कि एक बड़े ही सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून है, साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट है, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है और अब इंटरनेशनल लेवल एथलीट भी है। तो स्वागत करते हैं यूसीएन स्टूडियो में, यूसीएन विशेष इस कार्यक्रम में अमोल वाल्के सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। रिसेंटली आपने जो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लाया है, हमारे भारत का नाम रोशन किया है। तो सर, इस चैंपियनशिप के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जो ये 12th वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और इंक्लाइंड बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2025 हुई है, कैसा रहा इसका सफ़र आपका? ये सफ़र जो है ये बहुत ही एस्ट्रॉनिश रहा है। और ये जो कंपटीशन थी ये थाईलैंड में पटाया में ऑर्गेनाइज हुई थी जी। 12 कंट्रीज से यहाँ पर प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था। अराउंड 250 प्लस प्लेयर्स यहाँ पर थे और 7 कंट्री के दिव्यांग प्लेयर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। जिन कंट्रीज़ के प्लेयर थे जिसमें नेपाल, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और कई ऐसे देश थे जिसके ये प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट किए हुए थे। सो बहुत ही थ्रिल्ड ऐसा ये कंपटीशन था, चैम्पियनशिप था। तो वैसे आपकी कैटेगरी में कंपटीशन कैसा रहा और उसकी थोड़ी सी जानकारी आप बताना चाहेंगे? वैसे यहाँ इस चैम्पियनशिप में जूनियर, सब जूनियर, मास्टर्स अलग अलग कैटेगरीज थी जी। मेरी जो कैटेगरी थी वो दिव्यांग कैटेगरी थी। ओके। फिजिकली हैंडीकैप जो लोग होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो 60 से लेकर 78 कैटेगरी के लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। ओके। तो सर, इसमें आपको जो गोल्ड मेडल मिला है, इसके साथ साथ और भी 2 ओहदे जो है आपको प्राप्त हुए हैं, 2 अचीवमेंट्स और प्राप्त हुए हैं, वो क्या क्या है सर, बताएंगे? देखिए, मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करता हूँ जी। आपको लगता है कि आपने पूरी तैयारी की हुई है, ये तो आप पूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम देने जाते हैं या फिर चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं या गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ छूट जाता है। और मेरे से जो छूटा था वो बहुत बड़ी बात छूट गई थी। थोड़ा कम्युनिकेशन गैप मेरे अंडरस्टैंडिंग में शायद हो गया, क्योंकि जब हम इंडिया में खेलते हैं तो वेट कैटेगरी जो है वो 60 से लेकर 70 की एक नॉर्मल वेट कैटेगरी होती है, वो विंडो होती है। हाँ। वो विंडो होती है। तो मैंने मेरा जो प्रिपरेशन किया था वो 69.5 के आसपास रखा था मैंने मेरा वेट। ओके। तैयारी के लिए। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो वहाँ की जो वेट कैटेगरी देखी तो उसमें डिफरेंस आ गया। इसमें 2 कैटेगरीज थे, 60 से लेकर 70 और 68 से लेकर 78। अब मुझे जो खेलना था वो 68 की कैटेगरी में खेलना था और मेरा ऑलरेडी जो वेट था वो 69.5 था। अब यहाँ पर 1.5 kg का चैलेंज आ गया। अगर मैंने 69.7 में 5 में अगर खेल लिया होता तो मुझे 78 वाले से कॉम्पीट करना था। हाँ, बरोबर है, बिल्कुल। अब चैलेंज आया और फर्क 1.5 kg का था और कंपटीशन 2 दिन के बाद में थी। मतलब आज है तो परसों कंपटीशन थी। तो ये एक बड़ा चैलेंज था जिसको हमने कवर ऐसा किया कि नॉर्मली एथलीट ऐसा कवर करते हैं। और मैं हर 3 महीने में एक बार वाटर फास्टिंग करता हूँ। ओके। 72 आवर्स का। 72 आवर्स। हाँ, 72 आवर्स का वाटर फास्टिंग का मुझे हैबिट है, जिसमें बॉडी पूरा डिटॉक्स हो जाता है। अच्छा। हाँ, जिसमें आप 3 दिन कुछ भी नहीं खाते हैं, सिर्फ पानी पे रहते हैं, सिर्फ पानी पे। ना आप फ्रूट्स खा सकते हैं, ना जूस पी सकते हैं, ना कुछ, ओनली वाटर। कुछ भी नहीं। तो मुझे इसकी हैबिट थी। तो यहाँ मैंने क्या किया कि 2 दिन का जो समय था, 2 दिन पे मैंने खाना छोड़ दिया। ओके। पूरा कंप्लीट। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में एक था कि खाना छोड़ने के बाद भी अगर वेट कम नहीं हुआ तो, और मुझे खेलना था 68 कैटेगरी में, तो खाने के साथ पानी भी छोड़ दिया। अच्छा, दोनों ही, पूरा ही। हाँ, फुल्ली ये मेरे लिए चैलेंजिंग था।
ये टास्क नहीं किया था मैंने पानी भी छोड़ दिया, मतलब 2 दिन ना मैं खाना खाया ना पानी पिया। और इसका एडवांटेजेस मुझे वेइंग जब हुआ तब मिल गया, और ऐसा वैसा एडवांटेजेस नहीं मिला। तो मेरा जो वेट है 2 दिन में लगभग 3.5 kg कम हो गया। ओके, 3.5 kg, मतलब मैं 65 की विंडो में आ गया। जहाँ 69 था तो लगभग 65 की इसमें मैं वेट कैटेगरी में आ गया। तो वहाँ मेरा कार्यक्रम सेट हो गया। अब 65 मेरा वेइंग पे कैपेसिटी में आ गया, नोंद हो गया। उसके बाद मेरा कंपटीशन कल था, तो फिर मैंने दबा के खाया। वो होता है एक्चुअली एथलीट के साथ, पहले वेइंग के लिए उसको कुछ मैनेज करना होता है। तो ये एक चैलेंजिंग था जो हमने वहाँ पे सडन आया, और सडन उसमें हमने प्रतिक्रिया देते हुए उसको अचीव कर लिया सर। और सर कोई चैलेंजिंग अपोनेंट्स अगर मैं पूछूं तो कौन सा अपोनेंट आपको सबसे चैलेंजिंग लग रहा था, या आपको लगा कि यार ये बहुत अच्छा टक्कर का हो सकता है? ऐसा हम मतलब जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, पिछले कई सालों से मैं एक्सरसाइज करता आया हूँ, और पिछले 2 सालों से मैं गेम्स में हूँ। जी। मुझे ये समझ में आ गया है कि आप जैसे दिखते हो वैसे ही आप परफॉर्म करोगे, ऐसा नहीं होता है। ये बात है। आप बहुत स्ट्रांग दिख रहे हो, आपके मसल्स अच्छे खासे है, आपकी बिल्ड बहुत अच्छी है, लेकिन आप परफॉर्म वंस वैसा दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी प्रैक्टिस कितनी रेगुलर है उस पर, और आपका माइंड कितना बैलेंस है, उसको अचीव करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए मुझे जो अपोनेंट थे, मुझे उसमें जो बहुत ज़्यादा फियर फैक्टर नहीं था कि वो कौन कितना तगड़ा दिख रहा है या कौन कितना स्लिम फिट दिख रहा है। क्योंकि वो जब मारते हैं, बेंच प्रेस करते हैं, तब उनकी स्ट्रेंथ समझ में आती है। वो तो है। फिजिकल से नहीं समझ इसमें समझ में नहीं आता है। लुक्स में बिल्कुल समझ में नहीं आता है। हाँ, लुक्स में बिल्कुल समझ में नहीं आता है। क्योंकि कोई अगर बहुत तगड़ा भी दिख रहा है, हो सकता है उसका बेंच प्रेस उतना हैवी नहीं उठा पाए। क्योंकि आज जहाँ हम बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं, मैंने खुद बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन करी है। एब्स निकालने होते हैं उसमें, बाइसेप्स वगैरह दिखाने अलग। हाँ। वो इतने स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन मैंने देखा है बहुत 70-80 का बेंच प्रेस भी नहीं कर पाते। 75 उनका वेट होता है, और वो 75-80 के ऊपर नहीं मार सकते। अच्छा। क्योंकि वो उनका फोकस जो होता है, उनको पर्सनालिटी डेवलप करने में लुक्स होता पे है, ज़्यादा लुक्स पे ज़्यादा, स्ट्रेंथ पे नहीं रहता उनका। हमारा एज अ पावर लिफ्टर हमें स्ट्रेंथ पे काम करना होता है। स्ट्रेंथ जरूरी। तो हम अपने स्ट्रेंथ पर काम करते हैं। हमारे डाइट वैसे डिसाइड रहते हैं, डाइट में क्या खाना है, कितना खाना है, हर चीज़ माप तोल के होती है। कितना प्रोटीन इंटेक करना है, कार्ब्स कितने लेने हैं, न्यूट्रिएंट्स कितने लेने हैं, वेजिटेबल कितनी खानी है, सब नाप तोल के होता है। तो इसके कारण अपना अपना स्ट्रेंथ में मजबूत करते हैं। तो आपके अगर मैं तैयारी की सफ़र की बात करूँ तो कितने सालों से आपकी प्रैक्टिस चल रही है सर, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और बेंच लिफ्टिंग और आर्म रेसलिंग में भी सर आप है, और भी एथलीट स्पोर्ट्स में है? कब से आपका रुझान इसमें बढ़ा? मेरा रुझान तो वैसे अपने आप को डेवलप करने में, बॉडी बिल्डिंग एंड पर्सनालिटी डेवलप करने में शुरू से रहा है। इसीलिए मैंने खुद का जिम भी इस्टेब्लिश किया। वो कमर्शियल लोगों के लिए नहीं था, वो था मेरे लिए। लेकिन अब इतना बड़ा जिम था तो हमने अलाउ कर दिया, लेकिन वो मैंने अपने लिए किया था क्योंकि मुझे उसमें पसंद था एक्सरसाइज करने में। माइंड कूल रहता है, इतना बिजनेस का प्रेशर होता है, सोशल इतना प्रेशर होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हर व्यक्ति आपको लाइफ में नीचे गिराने के लिए पोक करता है। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज ही आपको स्ट्रेस फ्री रख सकता है। तो मैं एक्सरसाइज करता रहता था, लेकिन मुझे अच्छे से याद है 28 नवंबर 2023 की बात याद है। ऐसे ही किसी व्हाट्सएप के ग्रुप में एक पोस्ट आया था कि अमरावती में कंपटीशन है बॉडी बिल्डिंग का। आई वॉज वेरी ईगर, बोले चलो यार करके तो देखते हैं। तो मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनसे मैं बातचीत किया। एक इंटरनेशनल प्लेयर है, नागपुर में ही है, दिनेश जी चौरे साहब, इनसे बात किया। अभिषेक जी कारेंगेवाल है, ये सचिव है बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के, उनके साथ सलाह मशवरा किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी इच्छा है तो आप करके देखो। ये 28 अक्टूबर की बात थी।
नवंबर 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक मैंने वो उनके साथ में प्रैक्टिस की, जो प्रैक्टिस कराते हैं। और 2 दिसंबर को मैंने कंपटीशन फाइट किया अमरावती में, और वहाँ मुझे ब्रॉन्ज मिल गया, क्योंकि मेरी तैयारी पहले से थी। हाँ। लेकिन वहाँ पर जो सिलेक्शन हुआ उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और मेरा गेम्स के प्रति पार्टिसिपेशन के लिए रुझान बढ़ गया। पहले से एज अ फिटनेस के रूप में आप देखते थे? पहले से मैं फिटनेस के रूप में अपने आप को मेंटेन करके रखता था। हाँ। लेकिन अब इसमें उसके आगे क्या उसके आगे भी कुछ हो सकता है, तो फिर मैंने पार्टिसिपेट करना चालू किया। फिर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में फिर आर्म रेसलिंग मुझे किसी ने सजेशन दिया कि आप यू कैन ट्राई इन आर्म रेसलिंग। तो मैंने पहला आर्म रेसलिंग तनिष्क नर्सिंग कॉलेज है सोमलवाड़ा में, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल चैम्पियनशिप थी। वो खेला। तजुर्बा ज़्यादा था नहीं, लेकिन स्ट्रेंथ थी, पावर था, जज्बा तो शुरू से ही है। तो वो वहाँ पे गोल्ड ले लिया। तो फिर वहाँ से ये दौर चालू हो गया, तो पार्टिसिपेट करना चालू हो गया। फिर स्टेट खेला, नेशनल खेला, ग्वालियर गया, ग्वालियर में नेशनल खेल के आया, वहाँ गोल्ड मिले। फिर एशिया खेला अभी बीच में, एशिया में भी पार्टिसिपेट किया। और अभी फिर ये आमदार न्यूज़ में सिलेक्शन ट्रायल चल रहा था 12th वर्ल्ड स्ट्रेट लिफ्टिंग के लिए, उसमें सिलेक्शन हो गया। तो अभी इंटरनेशनल खेल के आए इंटरनेशनल। और सर पूरे नागपुर का, पूरे देश का नाम भी रोशन करके आ गया सर वहाँ पर, ये बात तो है। तो सर आप इतने इंस्पायरिंग पर्सन है, इतनी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है आपकी, क्योंकि एक सक्सेसफुल बिजनेस, एक जनता के प्रॉब्लम्स को सुनना, उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन प्रदान करना, अलोंग विद दैट आपकी फिटनेस, और आप इतना स्पोर्ट्स में भी अचीवमेंट पे अचीवमेंट आप लेते जा रहे हैं। कैसे मैनेज होता है सर, कैसे मैनेज करते हैं? वो तो बहुत डिफिकल्ट है। मतलब आप ही के स्टूडियो में लास्ट टाइम इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने उस समय शेयर किया था कि मेरा डे कब स्टार्ट होता है। बहुत टफ है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मेंटेन करने की। सुबह 5 बजे का मेरा शेड्यूल होता है। 5 बजे मैं मेरे बच्चे के साथ में जिम हम लोग जाते हैं, ताकि उनका भी हो जाता है। लेकिन बहुत बार ये हैपनिंग नहीं हो पाता है। अभी मेरे फादर नहीं रहे, तब से फिर सब डिसकंटिन्यू हो गया। एक मेंटली स्ट्रेस था उसमें। अभी इसकी अगर हम बात करें तो टाइम सही में नहीं मिलता है, क्योंकि इन दिनों में मुझे प्योरली दिव्यांगों क्षेत्र में मैं एक्टिवली काम कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा प्रतिसाद नागपुर, विदर्भ और महाराष्ट्र के दिव्यांगों से मिल रहा है। उनकी सारी समस्याएं हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल फिलहाल में माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनके ऑफिस में मुझे दिव्यांगों के लिए कार्य करने के लिए एक विशेष जगह दी गई कि वहाँ से आप दिव्यांगों के कार्य अलॉट करेंगे करके। तो ये सब कार्य करते हुए व्यवसाय को देखते हुए आपका समय नहीं रहता है। तो रूटीन फिटनेस को मैं कैसे मैनेज करता हूँ, तो उसका ऐसा है कि नॉर्मली सारा सब कुछ होने के बाद रात को 11 बजे, जी हाँ, मतलब मेंटालिटी होती नहीं है, लेकिन वो सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ टाइम होता है। लाइक 5 मिनट में अगर आपने डिसीजन ले लिया कि घर के बाहर निकल गए, गाड़ी में बैठ गए, और जैसे ही आप जिम पहुंच गए, फिर उसके बाद तो फिर रूटीन में आ जाता। फिर रूटीन में। तो मैं नॉर्मली 11 साढ़े 11 बजे अभी इन दिनों प्रैक्टिस किया, क्योंकि दिन भर से बिल्कुल शेड्यूल से टाइम नहीं मिलता है। 11 साढ़े 11 से 2 बजे 3 बजे मैं एक्सरसाइज करता रहा। तो मतलब मेरा ऐसा है कि सुबह से लेकर 2 बजे 2:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलते रहता है। तो मतलब पूरा रूटीन आपका पैक रहता है कोई भी 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है? 1 सेकंड का भी टाइम इसलिए नहीं है कि अभी दिव्यांग जन संवाद कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग विकास आघाड़ी के माध्यम से मैं करता हूँ, माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस इनकी अध्यक्षता में, जिसमें चंद्रशेखर जी बावनकुळे इनका मुझे पूरा सहयोग रहता है, जिसमें अभी समय ही नहीं मिलता है। दिन भर दिव्यांगों के काम ये, और फिर ऑफिस का भी कुछ कार्य होता है। इसलिए अभी रूटीन मैंने रात को 11 बजे के बाद का बनाया हुआ है। 11 बजे के बाद मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अकेले रहते हैं, स्ट्रेस फ्री होके काम करते हैं, कार्य करते हैं। लेकिन अभी सर आपने गोल्ड मेडल भी जीता है, इसके साथ साथ वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का भी आपको पदवी मिली है, और साथ ही साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम हुआ है इस चैंपियनशिप में, जो गोल्ड मेडल के साथ साथ। तो ये जो चीज़ है, ये हमारे जो यंग बडिंग एथलीट्स हैं, हमारे नागपुर के, हमारे देश के, हमारे स्टेट के,
इन सबको भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है, तो इन्हें आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे आपके इस रूटीन से, जितने भी पैरा एथलीट्स है और जो नॉर्मल एथलीट्स है, उन दोनों के लिए? मैं पैरा एथलीट या नॉर्मल एथलीट या फिर नॉर्मल व्यक्ति, सभी को मैं यही बताना चाहूँगा कि आपके लाइफ में मुश्किलें हर पल आएंगी, हर पल आपको डोमिनेट किया जाएगा, आपको आगे बढ़ने से रोका जाएगा। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ आपका काम करो और बहुत शिद्दत से करिए। जब आप अपना काम पूरी शिद्दत से करते हैं और आपको जिस चीज़ की उम्मीद होती है, मेरा तजुर्बा रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलता है। मेरे साथ इस कंपटीशन में वैसा ही हुआ। अच्छा। मैं पार्टिसिपेट किया, मेरा गोल्ड का कोई ऐसा मानस नहीं था, लेकिन गोल्ड तो मिला, लेकिन 65 वेट कैटेगरी में 108 केजी मारा, इसलिए वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन का किताब मिल गया। वो भी मिल गया, ये अलग से मिला ना, ये एक्स्ट्रा मिला। हाँ। अच्छा, ये एक्स्ट्रा मिला तो मिला, उसके साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया आपसे नाम से, जबकि हम सोच के नहीं गए थे। हमने फोकस एक पे किया था कि यार कुछ तो लेके आएंगे। जबकि मैंने अभी एक पोस्ट भी किया था कि यार गेम्स तो हो रहे हैं, लेकिन क्या मिलेगा पता नहीं, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मैंने मेरे फेसबुक पोस्ट से किया था, तो बहुत से लोगों ने कुछ ने सांत्वना दी थी, सर खेलने का इतना ही बहुत कुछ है। अच्छा सर आप तो गोल्ड ही लेके आएंगे, मतलब मूड बना दिया था लोगों ने गोल्ड का। लेकिन वो अपने हाथ में थोड़ी है, जजेस के हाथ में है। और जब हम खेलते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ हमारे खेल पे होता है। अपोनेंट क्या कर रहा है वो आप अपने समझ ही नहीं रहता, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस में होते हो, प्रेशर बहुत प्रेशर रहता है। इंटरनेशनल जजेस बैठे रहते हैं, रेफरी बैठे रहते हैं, 1 2 3 वो देखते रहते हैं। फिर ऑडियंस होती है पीछे में, फिर वो कंट्री के लोग चिल्लाते हैं इंडिया इंडिया इंडिया। पाकिस्तान वाले जैसे पाक पाक पाक, पाकिस्तान वाले अलग चिल्लाते हैं, नेपाल वाले अलग माहौल करते हैं। क्राउड ही क्राउड, लाउड ही लाउड, माहौल ही माहौल होता है। और ये प्रेशर आपका अलग बनता है। जिसकी ज्यादा पब्लिक उसका ज्यादा माहौल, उसका ज्यादा माहौल होता है। ये तो रहता है। भाई साहब, श्रीलंका से कितने प्लेयर आए थे? श्रीलंका से बहुत सारे प्लेयर आए थे, और उनका जब उनका जब प्लेयर जब बेंच प्रेस के लिए आता था या क्वाड्स मारने जब आता था, तो श्रीलंका वाले जो माहौल बनाते थे, कम ऑन श्रीलंका, कम ऑन श्रीलंका, उसमें तो फिर अपन तो ऐसे डिप्रेशन में चले जाते, मोटिवेशन डाउन हो जाता था। होता है, ये नेचुरल है, ये तो ह्यूमन नेचर है, वो ये नेचुरल है। भीड़ में इतने प्रेशर में। अब मुझे समझ में आता है, पहले तो हम बचपन में जब छोटे थे तो वो समझते थे, टेलीविजन में जब देखते हैं क्रिकेटर्स को और वो करोड़ों लोगों के सामने परफॉर्मेंस देते रहते हैं, तो कितना प्रेशर रहता होगा, बहुत प्रेशर रहता है। और उस प्रेशर को मैनेज करके आप अपने आप का संतुलन बना के जब खेलते हैं फोकस होकर, तो हम जीत जाते हैं। ये बात तो है सर, ये बात तो बिल्कुल सही कही है सर आपने। और सर जैसे गोल्ड मेडल आपने लाया है, इंटरनेशनली जो भी हमारे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एथलीट्स और पैरा एथलीट्स की मैं स्पेशली बात करूं, तो अपने यंग बडिंग पैरा एथलीट्स को कुछ हेल्प हो रही है इससे? कुछ होता है, कुछ उनको इंस्पिरेशन तो मिल रही है, लेकिन उसके अलावा भी उनके लिए कुछ फ़ायदा है आने वाले टाइम में? आपको क्या देखिए, फ़ायदा और नुकसान तो सोचना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ज़रूर सोचना चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि फिट रहना इज़ इम्पोर्टेंट, और आपने अपने आप को फिट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हर कोई कुछ ना कुछ कार्य करता है तो स्ट्रेस होता है। एक्सरसाइज हर किसी ने करनी चाहिए। अब एक्सरसाइज आप ज़्यादा करते हो तो उसका आप गेम्स में पार्टिसिपेशन कर लो, पार्टिसिपेंट आप हो जाए। अब पार्टिसिपेंट अगर आप बनते हैं तो आप अपने देश के लिए कुछ कर सकते हो, अपने स्टेट के लिए कुछ कर सकते हो, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ कर सकते हो, तो ये भी एक अचीवमेंट ही है, ये भी एक अचीवमेंट है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ प्लेयर्स के लिए सोचती है, करती है। इसमें आप अगर अच्छा खेलते हो, इंटरनेशनल खेल के आते हो, एक आध मेडल लेके आते हो, तो आपको गवर्नमेंट जॉब लगने के पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में कोटा होता है। ओके, एक कोटा होता है, स्पोर्ट्स कोटा होता है। जैसे हर अलग अलग कोटा होता है, दिव्यांग कोटा होता है, शेड्यूल कास्ट कोटा होता है, जो तो स्पोर्ट्स का भी कोटा होता है। तो यहाँ से जिसको नौकरी की तलाश है, तो बहुत सारे लोग नौकरी या पाने के लिए भी करते हैं। तो ऐसा होता है। और सर पैरा एथलीट्स को लेकर कितनी ज़्यादा तैयारी है, और क्या क्या आपको लगता है, आपने भी एक्सपीरियंस लिया होगा इंटरनेशनली जब रिप्रेजेंट किया, तो आपको ऐसा कुछ फील हुआ कि ये चीज़ बदलनी चाहिए पैरा एथलीट्स
पैरा स्पोर्ट्स में हमारे इंडिया में, कि थोड़ा सा और इनको भी बढ़ावा मिले जो यंग बडिंग एथलीट्स है उनको? अभी तक तो मुझे ऐसा मतलब सब सही लग रहा है। मेरा सिर्फ सिटी के जो प्रेसिडेंट होते हैं जी, शहर के जो मुखिया होते हैं जैसे मेयर साहब होते हैं, हर स्टेट के सीएम होते हैं, इन लोगों से मेरी अपील है कि स्पोर्ट्स में जो प्यारा में खेलते हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए। प्रॉब्लम पूरा विपरीत है। प्लेयर्स खेल के आते हैं लेकिन उन्हें आप मोटिवेट करते हुए मुझे नहीं देखा गया है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आज अलग अलग जगह से प्लेयर्स खेल के आते हैं, उनको मोटिवेट के तौर पर उनके लिए एक आध प्रोग्राम लेना चाहिए, उनको इंस्पायर करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। उनको जो ज़्यादातर प्रॉब्लम फंड्स के होते हैं मोस्टली, यस। हाँ, प्लेयर्स अच्छे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, लेकिन फंड्स नहीं होने के कारण वो इंटरनेशनल नहीं खेल पाते, वो तो तैयारी नहीं हो पाती, वो तैयारी नहीं हो पाती है। फिजिकली फिट रहते हैं, टैलेंट भी है, टैलेंट भी है, लेकिन एक हो रहता है 2% वो फैक्टर भी रहता नहीं, है। 2% नहीं, वो ज़्यादा फैक्टर वही रहता ज़्यादा है, रहता है। अच्छा, क्योंकि आपको Documentation। ट्रैवल करना है, ट्रैवल करने के लिए पैसे लग रहे हैं, यस, वहाँ का अकोमोडेशन है, यस, और ये सारा खर्चा जो एसोसिएशन नहीं उठाती, ओके। आपको स्पॉन्सरर लेने होते हैं। तो स्पॉन्सरर कभी आते हैं कभी नहीं मिलते हैं, लेकिन स्पेशली मैं मेरी आपके चैनल के माध्यम से विनंती है कि प्यारा के लिए खास तौर से एक अनुदान रखना चाहिए जो इंटरनेशनल खेलने जाते हैं जी, जिनका सिलेक्शन हो गया है। तो इससे बहुत अच्छा मोटिवेशन उनमें रहेगा और जज्बा बना रहेगा, और हर कोई मंजिल को पाने के लिए कोशिश में लगा रहेगा। क्योंकि लोग नेशनल तक खेल लेते हैं, इंटरनेशनल उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। मेरे सामने कई ऐसे प्लेयर होते हैं, कई प्लेयर हैं। मैं तो बेंच प्रेस की बात करता हूँ, आर्म रेसलिंग के प्लेयर्स होते हैं, तरह तरह के प्लेयर्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं। बाहर इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि फंड के शॉर्टेज होते हैं, स्पॉन्सरर नहीं होते। तो खास दिव्यांगों के लिए करना चाहिए। मैं बहुत शुक्रिया व्यक्त करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का, कि उन्होंने नागपुर महानगर पालिका की तरफ से जी सर 2 लाख रुपए का अनुदान ये इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए रखा था। जो भी इंटरनेशनल प्लेयर जाएगा जी, उसको वो 2 लाख रुपए की अनुदान राशि जो जीत के आएगा, मेडल लेके आएगा, उसको दी जाएगी। तो ऐसे बाकी के जो स्टेट्स हैं उन्होंने भी करना चाहिए, ताकि पैरा के जो एथलीट है वो अच्छा मोटिवेट होकर अच्छा परफॉर्मेंस, वो फिर अपने टैलेंट पे फोकस करे। क्योंकि अगर उनको इसका टेंशन, फंड्स का टेंशन ना रहे, तो एक वो बहुत मोटिवेशन का बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है फिर वो, है ना सर। दैट्स रियली वेरी नाइस सर। और आपके सर इस चैम्पियनशिप के सफ़र में आखिरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जाने का समय हो गया है हमारा, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगा कि एक ऐसी सीख जो आपने इस चैम्पियनशिप में सीखी, आप अपना मैसेज, आपको लगा कि नहीं ये जीवन में एक मोमेंट था मेरे लाइफ का सबसे बढ़िया, जो आप हमारे साथ जितने भी एथलीट्स हैं, पैरा एथलीट्स हैं जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, उनके साथ आप शेयर करना चाहें? खास तौर से मैं पैरा एथलीट को कहना चाहूँगा, इसके अलावा नॉर्मल एथलीट के लिए भी है, कि जीवन के सफ़र में आप हमेशा शायद अपने आप को अकेला पा सकते हैं, लेकिन आप एक्चुअली अकेले भले ही हो, लेकिन आपको मानना नहीं है कि आप अकेले हो। आपने अपने माइंडसेट को ये सेट करके रखना है कि आपके साथ सब लोग हैं। जब आप ये माइंडसेट करते हो तो आपको अलग से ताकत अलग मिलती है, और वो ताकत आपको जिताती भी है और आगे भी बढ़ाती है। मेरा ऐसा तजुर्बा रहा है। बड़ा ही डीप मैसेज है सर ये, और आई होप कि जो भी ये मैसेज सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वक्त, उन्हें भी काफ़ी इससे मोटिवेशन मिले, और आपने भी जो अपने लिए, नॉट ओनली एथलीट्स बट लाइफ में कोई भी आपने एम अपना सेट किया है, उसको पाने में आपकी मदद हो इससे। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और एक बार फिर से आपको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई सर, फॉर द मेडल, फॉर द अवार्ड एंड फॉर द वर्ल्ड रिकॉर्ड एज वेल सर। थैंक यू। और ऐसे ही और भी आगे भी आपसे मुलाकात होती रहे, यही हमारी इच्छा रहेगी, हमारी विशेष रहेगी आपसे, और आगे के और भी बहुत सारे पैरा एथलेटिक्स में आप ढेर सारे अवार्ड्स लाए, यही हमारी दुआ रहेगी सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। यू। तो यूसीएन विशेष के कार्यक्रम में
आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही अमेजिंग जानकारी और ऐसे ही अमेजिंग बातें जानने के लिए बने रहिएगा यूसीएन के साथ।